नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सर्कल ब्रीथ के बारे में देखा था और इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा त्रिभुज है, ट्रायंगल है और ये भी एक प्लेन है। अब ट्रायंगल को भी एक प्लेन बोल सकते हैं, ट्रायंगल प्लेन ही होता है, ठीक है। और इस ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज बोला जाता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम नोट्स लिखे हुए हैं जिससे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को परेशानी ना हो और हिंदी वाले बच्चे आसानी से समझ पाए हर चीज़ों को। इसके लिए दोनों लैंग्वेज को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। हर वीडियो में मैं बोल रहा हूं कि आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाएं। सेल्फ नोट्स बनाना काफ़ी जरूरी है। जब पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस कंप्लीट होगा इसके बाद हम ये वाला पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल के लिए नोट्स बना लीजिए, रिक्वेस्ट है, ठीक है। और डेली थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर जरूर पढ़ें। मुझे पता है सीबीटी 2 का पार्ट है, आप लोग कम ध्यान दे रहे होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के बाद 30 दिन के अंदर में एग्जाम हो जाता है और 30 दिन के अंदर में 40% इसका वेटेज है आपके मेरिट लिस्ट में, ठीक है ना। 100 में से 40 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस से आएंगे। इसीलिए थोड़ा कर करके पढ़ते रहेंगे तो उस समय जब आपके पास टाइम नहीं रहेंगे, एग्जाम का डेट आ जाएगा, उस समय आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप पहले से पढ़ रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो नोट्स जरूर प्रॉपर बना कर रखिए। तो आइए समझते हैं हम लोग ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। पहली बात देखिए कि ये जो ट्रायंगल होता है ये क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। जैसे इसको देखिए, ए बी और सी, इसमें कितने भुजा है, एक ये हो गया, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तीन ही भुजा है, तीन साइड है, ठीक है ना। तीन साइड ट्रायंगल में हमेशा तीन साइड होगा, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो हमेशा तीन ही साइड होंगे और तीन साइड से मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र अंदर वाला, इसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। पहले डिफिनेशन से क्लियर हो रहा है। दूसरा, इसके सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इसके तीन भुजा होते हैं और जिनका योग 180 डिग्री होता है। इसमें तीन भुजा होते हैं, तीन भुजा कह सकते हैं, तीन कोण कह सकते हैं, ठीक है। तीन कोण की जिक्र करा है, इसमें तीन कोण होते हैं। यहाँ पर भुजा गलती से हो गया, यहाँ पर कोण बना लीजिएगा। तीन कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये कोण ए मान लीजिए, ठीक है। कोण सी मान लीजिए और कोण इसको ए मान लीजिए, ठीक है। इसको बी कर दीजिए, ठीक है। तो कोण ए बी सी, ये तीनों को अगर जोड़ेंगे हम लोग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमेशा रहेगा, ठीक है ना। भले कम ज्यादा होगा, मान लीजिए ये हो गया, एग्जाम्पल के लिए इस 60 हो गया, ठीक है। तो इसको भी अगर हम 60 कर दें, इसको भी 60 कर देंगे तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना 180 हो जाएगा। मान के चलिए कि इसको हम 50 कर दिए, इसको हम ए वाले को हम 50 कर दिए और इसको हम 70 कर दिए, फिर भी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180। मतलब 180 फिक्स है, हमेशा 180 रहेगा, चाहे कोण का मान कितना भी वेरी करे, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा, ठीक है। ये है। नेक्स्ट है, एक और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी तीनों भुजाओं में कि नहीं, दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होती है। मान कर चलिए इसके भुजा ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है ना। इन तीनों का जोड़ेंगे तो तीनों का जोड़ेंगे जो भी मान आएगा कोई बात नहीं, लेकिन बोल रहा है क्या कि कंडीशन 1 है कि इनमें से किसी दो भुजाओं का योग ए प्लस बी का योग तीसरी भुजा के क्या होगा, ये तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ठीक है ना। ये हमेशा बड़ा होगा, सी हमेशा छोटा होगा, ठीक है ना। मतलब दो भुजाओं की नहीं, दो भुजाओं को जोड़ लीजिए। इसमें जितने भी भुजा है, तीन भुजा है ना, ए हो गया, बी हो गया, सॉरी बी इधर हो गया और ये सी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ए बी सी हो गया। तीन भुजाओं को किसी दो भुजा का, मान लो कि ए और बी को जोड़ेंगे, ए और बी हमेशा बड़ा होगा कंपैरिजन में सी के, ठीक है। या आप ए प्लस सी जोड़ लीजिए, ए प्लस सी जोड़िए, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, बी से। या आप सी प्लस बी जोड़ लीजिए, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, ए से। मतलब दो भुजा जोड़ेंगे तो तीसरा से ये बड़ा होगा। किसी भी दो को जोड़ लीजिए, ये दो को जोड़े हैं तो ये दोनों मिलकर बी से बड़ा हो जाएगा। ए और सी दोनों को जोड़ेंगे तो ये बी से बड़ा हो जाएगा। अगर सी ए बी को जोड़ते हैं तो ये ए से बड़ा हो जाएगा, ए और बी को जोड़ते हैं तो ये सी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब दो भुजा मिलेगा तो तीसरा से ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। इसके बारे में एग्जाम में
सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसके बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स कंडीशन है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, कभी कभी आप लोग को इस तरह से चीजें एग्जाम में देखने को मिलता होगा, जैसे केंद्रक क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए वन बाय वन करके समझते हैं। पहले समझे कि हम लोग केंद्रक, केंद्रक मतलब सेंट्रोइड क्या होता है, ठीक है ना। केंद्रक मतलब सेंट्रोइड। एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि ये ड्राइंग का क्लास है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स का नहीं है। यहाँ पे केवल चीजों को इन्फॉर्मेशन लेना होगा आपको, ये क्या होता है, बस इतना ही है। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कभी भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन इस पे नहीं आने वाले हैं। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स में ये सब पढ़ाया जाएगा, सेंट्रोइड पढ़ाया जाएगा, अंतः केंद्र पढ़ाया जाएगा, इन सेंटर पढ़ाया जाएगा, सब पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स में। यहाँ पे फिगर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, उसके न्यूमेरिकल डेटा नहीं सोल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग इस बात का चिंता ना करेंगे हम न्यूमेरिकल नहीं बताए, न्यूमेरिकल पढ़ना ही नहीं है ड्राइंग में, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं केंद्रक, सेंट्रोइड क्या होते हैं। डिफिनेशन देखिए, किसी भी त्रिभुज के माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को इस त्रिभुज का केंद्रक, मध्य केंद्र अथवा गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। केंद्रक को दो नाम और जानते हैं, ठीक ना। केंद्रक के अलावा इसको मध्य केंद्र अथवा गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। बोल रहा है डिफिनेशन में कि कोई भी ट्रायंगल हो, देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल को और अच्छे से आपको दिखाते हैं। ये एक ट्रायंगल है और इसके जो साइड्स हैं, कोण है ए, बी और सी, ठीक है। बोल रहा है कि त्रिभुज के जो साइड्स हैं, जो भुजा है, उसके मध्य से एक रेखा हम गुजारेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज के जो भुजा है उसके बीचों बीच एक रेखा हम खींचेंगे, इसके बीचों बीच एक रेखा खींचेंगे और ये रेखा जिस पॉइंट पे कटेगा, ये तीनों रेखाएं जिस पॉइंट पर कटेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या है, यही ना है, मिडिल से ये साइड का मध्य क्या होगा, ये हो गया, इस साइड का मध्य क्या होगा, ये हो गया, इस साइड का मध्य क्या, ये है। तो तीनों को मध्य से हम जो रेखा खींच रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर तीनों रेखाएं मिल रही है वो क्या होता है, केंद्रक कहते हैं उसको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंतः केंद्र किसको बोलते हैं, इन सेंटर किसको बोलते हैं। तो किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। अब देखिए, आपको देखने में सब एक जैसा दिखेगा, फिगर एक जैसा दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल अंतर है, ध्यान रखेंगे। इसमें हम क्या किए थे कि त्रिभुज के माध्यिकाएं मतलब जो भुजा है उसके बीच से हम रेखा खींचते, इसको माध्यिकाएं बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है अंतः केंद्र में क्या बोल रहा है कि अंतः केंद्र उसको बोलेंगे जब त्रिभुज का जो भी एंगल है, त्रिभुज का जो एंगल है उसको डिवाइड करते हुए, आधा करते हुए जो भी रेखा हम खींचेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज के ये कोण है, कोण को आधा करते हुए, बांटते हुए जो रेखा खींचेंगे, ये त्रिभुज का कोण है, इसको आधा करते हुए जो रेखा खींचेंगे और तीनों रेखाओं का जो मिलन स्थान होगा उसको हम लोग अंतः केंद्र बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे। समझ रहा है ना। और इसमें देख रहे होंगे कि ये भी वहीं जाकर मिला, जो यहाँ पर मिला उसी तरह का ये चित्र दिख रहा है, लेकिन इसमें साइड्स को नहीं देखा जा रहा है। साइड्स को नहीं देखा जा रहा, किसको देखा जा रहा है, कोण को। कोण को हम दो बराबर भाग में बांट रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बात करें, मान लीजिए कि ये कोण, पूरा कोण ये 60 डिग्री का था। कितने का था, 60 डिग्री का था। तो यहाँ से जो लाइन खींचेंगे तो इस कोण को ये 30 डिग्री में बांट देगा। कितने में, 30 डिग्री में बांट देगा, ठीक है ना, 30 डिग्री बांट देगा। तो किसी भी कोण को हाफ, आधा करते हुए जो रेखा खींचा जाता है, ठीक है ना, तीनों कोण से, यहाँ भी मान के 30 है, 60 है, जो भी है, इसको यहाँ पे बांट रहा है। यहाँ भी कोण है पूरा, इसको आधा कर रहा है, ठीक है। उसको यहाँ आधा में मिल रहा है कि पूरा में, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कोण को आधा डिवाइड जरूर कर रहा है, ठीक है ना। उस वहाँ पे जो मिलन स्थान होता है उसको केंद्र, अंतः केंद्र कहते हैं। यहाँ पे कोण से मतलब नहीं था, यहाँ कोण आधा बट रहा है कि पूरा बट रहा है उससे मतलब नहीं था। मतलब क्या था कि ये जो साइड है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको आधा कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग आधे डिस्टेंस से दूरी खींच रहे थे, ठीक है ना। ये जो साइड्स है इसके आधे से इधर खींच रहे थे, ठीक है। ये जो साइड्स है यहाँ से यहाँ तक, इसके आधे से हम लोग खींच रहे थे। कोण बट रहा है पर उससे मतलब नहीं था। यहाँ पे कोण से मतलब है, यहाँ आधे कोण को डिवाइड कर रहा है, साइड ये आधा हो रहा है नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब त्रिभुज के हम जो भुजा है उसको आधा करते हुए किसी पॉइंट पर तीनों रेखाएं मिलेगी उसको केंद्रक बोलेंगे, और कोण को आधा करते हुए ये तीनों रेखाएं जहां मिलेगी उसको हम लोग अंतः केंद्र बोलेंगे, ठीक है। डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। समझ में आया।
आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परिकेंद्र। परिकेंद्र का सरकम सेंटर, ठीक है ना। परिकेंद्र मतलब सरकम सेंटर, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। परिकेंद्र क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम त्रिभुज का परिकेंद्र बोलते हैं। लंब समद्विभाजक, ठीक है ना। ये लंब समद्विभाजक किसको बोलते हैं? मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है ना। इस पे हम एक ऊपर से वर्टिकल परपेंडिकुलर हम डालेंगे लाइन, तो ये क्या होगा? ये अगर 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रहा हो, ये 90 डिग्री का कोण बना हो, तो इसको लंब समद्विभाजक बोलेंगे। लंब समद्विभाजक बोलेंगे क्योंकि ए और बी मान लीजिए चलिए एक रेखा है, इसको बीचों बीच ये 10 सेंटीमीटर का पूरा है और यहाँ पे 5 है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ 5 है, तो 5 सेंटीमीटर पे ये क्रॉस कर रहा है, मतलब आधा आधा ये बांट रहा है, और इसके दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये लंब बोलते हैं उसको। जहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, मान लीजिए ऐसे और इस तरह से एक यहाँ पे लंब डालें और ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसको लंब बोलते हैं, ठीक है ना। और इस लाइन को, लाइन ए बी को आधा आधा बांटेगा तो इसको समद्विभाजक बोलते हैं। समद्विभाजक मतलब ये लंब इस लाइन को आधा भागों में बांटता है, उसको लंब समद्विभाजक बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहीं यहाँ पर लिखा होगा कि किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये भुजा ए बी और सी मान लिया, ठीक है। अब ए बी भुजा पे एक लंब डालते हैं, ऊपर से ए बी भुजा पे एक लंब डालते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर से लंब आ रहा है, इस ए बी को आधा बराबर भागों में बांट दिया है। मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक 20 था, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 20 था और ये जो लाइन है ये 10 mm के आसपास ही आया है, मतलब 10 इधर है। मतलब क्या हुआ कि ये 20 है ना, तो 10 इधर हुआ और 10 इधर हुआ, दोनों मिलके 20, और ये बीच में आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना का बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर ये वाले साइड्स को देखें, सी और बी को देखें, इस पे अगर हम लंब डालते हैं, इस पे अगर हम लंब डालते हैं, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और इसके भी 10-10 में ये बांट रहा है, ठीक है। इसी तरह ई वाला भुजा पर हम लंब डालेंगे, ई वाला भुजा पर अगर हम लंब डालते हैं तो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, मतलब लंब समद्विभाजक, ठीक है ना। ये क्या है? सब लंब समद्विभाजक। और ये लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? परिकेंद्र या सरकम सेंटर। समझ गए आप लोग? इसमें एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाला ये है कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा होता है। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण मध्य बिंदु होता है। कर्ण का मध्य बिंदु होता है। कर्ण कौन सा? ये वाला, इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो परिकेंद्र होगा ना, यहां से लंब डालेंगे तो इसका ये मध्य कर्ण का मध्य पॉइंट्स होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर देखिए अगर लंब डाला जा रहा है, इस पे अगर लंब डालते हैं, यहाँ से इसको आधा डिवाइड करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसको इधर से ऐसे करते हैं और यहाँ पे कोण को खींचते हैं, तो ये तीनों रेखाएं यहाँ मिल रही है। मतलब ये कर्ण के मध्य वाला पॉइंट्स को हम लोग परिकेंद्र बोलते हैं। कि इसमें समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज एक कोण का था 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, कुछ करना नहीं है, बस जो समकोण त्रिभुज आप बनाए हैं इसमें जो कर्ण होता है ना, ये कर्ण का जो साइड्स है, ये भुजा है, इसका आधा पे क्या होता है? परिकेंद्र होता है समकोण त्रिभुज में। बाकी में इसी तरह का होता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। और एग्जाम में अगर पूछता है कि वो कौन सा त्रिभुज है जिसका परिकेंद्र कर्ण का आधा होता है, वो कौन सा त्रिभुज है जिसका परिकेंद्र कर्ण का, ये कर्ण का आधे भाग पे होता है, तो कौन सा है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन डील हो जाएगा, ओके हो जाएगा। नेक्स्ट, अब समझ गए परिकेंद्र क्या होगा। इसके बाद आते हैं लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है भाई? तो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन से ही हम लोग चलेंगे। डिफिनेशन से बहुत सारी चीजें क्लियर होता जाएगा। किसी भी त्रिभुज में उस त्रिभुज के शीर्ष लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उससे, तो यह बिंदु उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहा जाता है। बोल रहा है कि किसी भी त्रिभुज में उस त्रिभुज के शीर्ष लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, यह बिंदु उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहा जाता है। शीर्ष लंब, ठीक है ना। ये समद्विभाजक लंब नहीं है, शीर्ष लंब है। शीर्ष मतलब ये देखिए बी और सी, ए बी सी है। शीर्ष लंब की बात करते हैं तो शीर्ष लंब क्या हो? ये शीर्ष है, ये इसका, ठीक है। यहाँ से लंब डाल दिए, ठीक है। ये शीर्ष है, यहाँ से इसको इस पे लंब डाल दिए और यहाँ से इस पे लंब डाल दिए, ठीक है ना। मतलब बीसी के लिए शीर्ष कौन है? ये है ना शीर्ष, मतलब
है ना, सिर, सिर अपना समझ, सिर है, ठीक है ना, ये सिर है आपका, उसी तरह शीर्ष है, BC के लिए शीर्ष इस पर हम डाल दिए, और BA के लिए कौन सा शीर्ष है, ये वाला है, और AC के शीर्ष कौन है, ये है, और ये जहां पॉइंट मिलेगा तीनों उसको हम लोग लंब केंद्र बोलेंगे, ठीक है ना। तो त्रिभुज के शीर्ष से, ये हुआ शीर्ष, शीर्ष से जो लंब डालेंगे वो लंब जहां मिलेगा ये तीनों पॉइंट, ठीक है, जहां ये तीनों पॉइंट मिलेगा उस मिलन स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब केंद्र बोलेंगे। आप देख रहे होंगे तीनों में यही घटनाएं घट रही है, लेकिन घबराना नहीं है, सब में टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल अलग अलग चीजें हैं। उसमें भी लंब हम कर रहे हैं ना, तो वो समद्विभाजक लंब था, मतलब कोण को आधा भागों में बांट रहा था। यहाँ कोण को आधा भागों में बांटने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर शीर्ष लंब पे आना चाहिए बस, जो लंब होए वो शीर्ष से आते हुए वर्टिकली 90 डिग्री का होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोल देंगे लंब केंद्र, ठीक है। इसमें भी एक नोट करने वाली चीज है कि जो समकोण त्रिभुज होता है ना, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण वाला शीर्ष होता है। समकोण त्रिभुज ये हो गया, ठीक है ना, ये 90 डिग्री हो गया। बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो शीर्ष, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण वाला शीर्ष होता है, समकोण वाला शीर्ष होता है लंब केंद्र। देखिए समकोण वाला कौन है, ये नहीं समकोण है, 90 डिग्री जो बनता है यही तो समकोण है। तो ये वाला जो शीर्ष होता है ना, ये इसको हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब केंद्र, ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे, ठीक है, कितना का बनता है, 90 डिग्री का। और जो 90 डिग्री वाला कोण होता है ना, लंब केंद्र इसको कहा जाता है कि इसमें समकोण में, ठीक है, समकोण में यही लंब केंद्र बन जाता है। मैथमेटिक्स में हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्यों ये इसको लंब केंद्र माना गया, लेकिन आपको ड्राइंग का क्लास है तो ड्राइंग में हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो बस ध्यान रखेंगे कि समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है वो समकोण वाला शीर्ष होता है। तो समकोण वाला शीर्ष कौन है, ये वाला जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे अब पढ़ेंगे हम लोग भुजाओं के आधार पे त्रिभुज का बंटवारा। त्रिभुज का बंटवारा कर दिया गया है दो भागों में, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पे, ठीक है। तो कोण के आधार पे जो त्रिभुज पढ़ेंगे उसको कोण के आधार पर हम बांट के पढ़ेंगे, और भुजा के आधार पर बांट के त्रिभुज को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि भुजा के आधार पे त्रिभुज को जो बांटा गया वो किस तरह से बांटा गया है। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि भुजा के आधार पे या कोण के आधार पे तो दोनों में 3 तरह से त्रिभुज होते हैं, मतलब 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। भुजा के आधार पर अगर त्रिभुज का बंटवारा करें तो 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जिसमें पहला है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें पहला हमारा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है ना। विषमबाहु, विषमबाहु मतलब समझे, विषम मतलब अलग अलग, विषम मतलब अलग अलग, है ना। तो विषम मतलब अलग अलग होता है, तो इसमें जितने भी इसके साइड्स होंगे, विषमबाहु के जो भी साइड्स होंगे सब अलग अलग होंगे। विषम मतलब अलग अलग, एक जैसा नहीं, ठीक है। तो अगर इस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज बोले तो इसके साइड्स ये हो ये आपस में बराबर नहीं होगा, तीनों अलग अलग होगा, ठीक है। तो डिफिनेशन से चलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखा, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, तीनों कोणों का मान भी अलग अलग होता है। तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है और तीनों कोणों का मान भी अलग अलग होता है, मतलब तीनों भुजा अलग तो होगा ही, ये तीनों भुजाएं अलग अलग होगी। मान लीजिए ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है, ठीक है ना, 10 20 30 है। अब इसके कोण के मान भी होगा, वो भी अलग अलग होगा, ठीक है ना, कोण का मान भी सेम नहीं होगा, इसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज और गौर करने वाली है कि विषमबाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ अर्ध परिधि लिख दिए हैं और क्षेत्रफल का ये पूरा डिटेल्स में यहाँ चर्चा कर दिए हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे इस तरह का ड्राइंग में सवाल आपसे नहीं पूछने वाला है, बस एक वाला फॉर्मूला ये क्षेत्रफल वाला याद रखेंगे, ठीक है ना। क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ए इक्वल टू होता है हाफ बी इंटू एच, ठीक है ना, ये इसका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला पहले भी मैंने बोला था सर्कल वगैरह में कि याद रखेंगे, बाकी चीज़ें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल्स कुछ भी नहीं है, सब ड्राइंग का चीज़ें हैं समझने वाला, ठीक है। एक यहाँ पर पिक्चर मैंने ये लगा दिया है, कभी कभी आप लोगों को इस तरह का ट्रायंगल होता है विषमबाहु, तो आप लोगों को एरिया निकालना होता है। एरिया निकालने के लिए मतलब क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होता है जिसको हम लोग हीरो फार्मूला बोलते हैं। हीरो फार्मूला में क्या होता है कि अगर किसी चीज़ का एरिया निकाला तो रूट अंदर एस और ब्रैकेट में एस माइनस ए क्या है, साइड्स है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस निकलता है कैसे, तीनों भुजाओं का जोड़ अपन 2,
तीनों भुजाओं का योग अपन 2 कर देंगे तो एस का वैल्यू निकल जाता है, और एस का वैल्यू यहाँ पुट करके और साइड्स का वैल्यू पुट करके हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ये आप लोग को राहुल सर मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे। केवल और केवल यहाँ पे चीज़ों को समझना है कि कौन सा त्रिभुज कैसा दिखता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, साइड्स क्या होते हैं, यही सारा चीज़ देखना है। ठीक है। तो इस तरह से भी नोट्स बनाना है, ये नहीं कि पूरा लिख दिए पूरा भर दिए टेंशन में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। रटने वाला काम कुछ नहीं, बस क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी चीज़ें नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे लिख दिए कि थोड़ा आपको याद रहे, मेमोराइज रहे, चीज़ों को ध्यान में आए, इसीलिए लिखे हुए हैं। बाकी क्षेत्रफल के अलावा कुछ नहीं याद करना है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु का मतलब एक समान, समबाहु मतलब एक समान। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है, तीनों कोण का भी मान समान होता है। समबाहु का मतलब होता है एक समान। ठीक है ना। समबाहु का मतलब क्या होता है, एक समान। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों साइड्स, अगर ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा, तीनों साइड्स बराबर होंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। इसको समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं और समबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं। समकोण मतलब सारे कोण बराबर हो, समबाहु मतलब सारे साइड से बराबर हो, इसीलिए इसको साइड भुजा के आधार पर देखेंगे तो समबाहु बोलेंगे, कोण के आधार पर समकोण बोलेंगे। ठीक है। तो इसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं। अब इसका भी क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है। तीनों भुजा बराबर है तो इसका क्षेत्रफल अगर एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना। तो कह सकते हैं एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4, ए मतलब भुजा हो गया, भुजा स्क्वायर। ठीक है ना। इस तरह से इसका एरिया निकाल सकते हैं। प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। ठीक है ना। ये समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर समबाहु त्रिभुज हम बना दिए इस तरह से 60 डिग्री, 60 डिग्री अगर नहीं होगा, ठीक है ना, तो 180 डिग्री का ये जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता है पूरा नहीं करेगा। ठीक है ना। आपको पता है ना, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है। और तीनों भुजाओं को जोड़िएगा तो 180 का पूरा कर रहा है, समकोण है। लेकिन अब किसी में चेंज करके देखिएगा ना, इसको 60 को 61 कर दिएगा, इसको 59 कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तो कभी ये समकोण बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसका साइड गड़बड़ हो जाएगा। ये मान लीजिए कि सब 20-20 है, ये 20-20 सब है, तो ये सब 60 डिग्री का कोण बना रहा होगा। जैसे इसको कोण में छेड़छाड़ करेंगे ये इसकी लंबाई चौड़ाई में कमी आ जाएगी। ठीक है ना। लंबाई में साइड्स बराबर नहीं होंगे, तो 60 डिग्री पे ही तीनों मैच करता है। 60 डिग्री का अगर कोण रखेंगे तीनों का तो तीनों भुजाओं की जो लंबाई होगी ना सेम हो जाएगी। और जो ट्रायंगल का रूल है 180 डिग्री वो भी फॉलो हो जाएगा। 60 रखेंगे तो, 60 से कम रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे तो साइड्स गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है ना। इसीलिए समकोण त्रिभुज का जो कोण का मान होता है ना वो 60 डिग्री होता है, ये निश्चित रहता है। ये बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है कि समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 60-60 डिग्री होता है। ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक फिगर के बाद लाइन पढ़ेंगे हम लोग। लाइन से शुरू होगा ओरिजिनल आपका ड्राइंग। ठीक है ना। यहाँ तक बस बर्दाश्त कीजिए, छोटा छोटा चीज़ है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं, इधर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, समद्विबाहु, सम हो एक समान हो, लेकिन दो ही चीजें एक समान हो, बाकी नहीं। समद्विबाहु मतलब दो चीजें एक जैसा हो, बाकी चीजें एक जैसा नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, समद्विबाहु। तो आइए समद्विबाहु के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। अब इसमें आपको पहले ही बता दें कि इसकी दो भुजाओं की लंबाई समान होती तथा दोनों के समूह कोण समान होते हैं। दो भुजा इसका एक समान होता है, दो भुजा इसका एक समान होता है, एक जैसा होता है ना। ये ए और बी की बात करें तो दोनों एक जैसा, लेकिन ये एक जैसा नहीं है। मतलब दो भुजाएं समान होंगी और दोनों समूह कोण भी समान होगा। समूह कोण एक दूसरे के जो सामने वाला कोण होगा वो भी समान होगा। जैसे हम बात करें, जैसे ये कोण और ये कोण, ये समूह कोण है, ये दोनों एक समान होगा, ये अलग होगा। ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें, समद्विबाहु में इसकी दो भुजाएं एक जैसी होती है और दोनों समूह कोण एक जैसा होता है। मान के चलिए कि ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। ठीक है ना। ये 60 तो ये भी 60, ये 40 तो ये भी 40, और अगर ये साइड 20 है तो ये भी 20, ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा। ठीक है ना। दो बराबर होगा इसमें हमेशा। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि देखिए यहाँ पे ये कोण को मान दिया 50 डिग्री मान दे दिया है। ठीक है ना। और बोल रहा है कि इस कोण का मान ज्ञात करें। एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू ज्ञात करें। तो आपको
ये जो ऐसे किया हुआ ना, इसका मतलब होता है कि ये दोनों भुजा बराबर है, दोनों भुजा बराबर है, मतलब ये समद्विबाहु है। और आपको याद होगा कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ए का वैल्यू दिया है कितना, 50। ठीक है, बी का वैल्यू हम x मान लेते हैं, बी का वैल्यू x मान लेते हैं, तो सी का भी वैल्यू x होगा, क्योंकि दोनों समान होता है। तो सी का भी हमारा x हो जाएगा, इक्वल टू 180 हो जाएगा ना, 180 होना चाहिए। तो 50 और x प्लस x 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया ना। और 2x इक्वल टू और निकालेंगे तो 180 माइनस 50 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आ जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 50। ठीक है ना, माइनस 50 तो कितना होगा, 180 में से 50 घटे तो कितना आ जाएगा, 130। सॉरी 130 नहीं होगा, 180 में से हाँ 130 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 130। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130/2 कटेगा तो कितना, 130 का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 होगा ना, 65 डिग्री होगा, हम 60 कर दिए, 65 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पे त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, कोण के आधार पे कौन कौन से ट्रायंगल्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अब पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, कोण के आधार पे जो त्रिभुज होते हैं उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है ना, वो कौन कौन से भाग है उसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहला जो है यहाँ पे न्यून कोण है। ठीक है ना, सबसे पहला जो है न्यून कोण त्रिभुज, एक्विट एंगल ट्रायंगल। और न्यून कोण के बारे में मैंने पढ़ा था कि ये जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम का कोण हो उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है ना, तो पहला जो होता है कोण के आधार पर जो ट्रायंगल, उसका नाम है न्यून कोण त्रिभुज, एक्विट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, इसमें बोला है कि इसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं। मतलब अगर न्यून कोण ट्रायंगल होगा, अगर न्यून कोण ट्रायंगल होगा तो इसमें जितने भी इसका कोण होगा उसका मान 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है ना, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, इस ऐसे लिखेंगे तब समझ में आएगा। 0 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा और 90 डिग्री से ये कम हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण ट्रायंगल। ठीक है ना, अब इसमें जो भी इसके जो कोण का वैल्यू जो भी होगा इसी के बीच में होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स में हमने जानकारी यहाँ पर दे दी है। जैसे इसका क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया ऑफ इक्विट एंगल ट्रायंगल का होता है हाफ b इंटू एच। ठीक है ना, b क्या हो गया इसका, ये b बेस हो गया और h इसकी हाइट हो गई। ठीक है ना, h हाइट हो गई, तो इससे इसका एरिया निकल जाएगा। बस एरिया ही ध्यान रखेंगे, बाकी चीज़ें की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर मैक्सिमम है तो एरिया ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा ज़्यादा फॉर्मूला इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है, ड्राइंग है। मैथमेटिक्स में आप लोग इसे डिटेल्स में पढ़ते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कौन सा है, अधिक कोण त्रिभुज। आइए इसको देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। बोल रहा है कि एक जो इसका कोण होगा ना, कोई एक कोण, वो मान लीजिए कोण ए होगा जो 90 डिग्री से अधिक होगा। ठीक है ना, एक कोण इसका 90 डिग्री से अधिक होगा, बाकी के जो 2 कोण है, कोण बी और कोण सी, ये न्यून कोण होंगे। मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। सी भी 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। तो बाकी के 2 कोण न्यून कोण होते हैं और एक होता है 90 डिग्री से ज़्यादा, उसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखें त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है ना, तो इसमें ये कोण की बात करें तो ये 90 डिग्री से कम है और ये भी है तो ये 90 डिग्री से कम रहेगा। ठीक है ना, लेकिन ये वाला जो रहेगा ये 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। तो हमेशा एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा, बाकी 2 90 डिग्री से कम रहेंगे और 0 डिग्री से ज़्यादा रहेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, और इसका फॉर्मूला की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो सेम वही क्षेत्रफल होता है जो एक्विट एंगल ट्रायंगल का होता है। ठीक है ना, सेम वही क्षेत्रफल होता है, बाकी चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। बचपन से सुनते आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। आप लोगों को पहले से पता है कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। इस ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है, शेष 2 कोण न्यून कोण होते हैं, शेष 2 न्यून कोण होगा। अधिक कोण त्रिभुज में क्या था, एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा होता है, उसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री होगा और बाकी न्यून कोण होगा, मतलब बाकी 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है ना, 2 कोण 90 डिग्री से कम होगा और एक जो होगा एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे।
इसमें समकोण के सामने वाली भुजा को विकर्ण कहते हैं। इस समकोण त्रिभुज में, ये देखिए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक तो 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है ना, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ना, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोला जाता है, ठीक है ना। यही इसका इन्फॉर्मेशन है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। और इसका भी अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही क्षेत्रफल होता है जो बाकी का होता है। एज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना, सेम, तीनों का सेम होता है। तो यहां से इस तरह से समकोण त्रिभुज आपको ध्यान में रखना है कि एक कोण इसका 90 डिग्री का होता है और बाकी कोण 90 डिग्री से कम होता है, जिसको समकोण बोलेंगे। अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है, बाकी 90 डिग्री से कम होते हैं, उसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। इक्विट एंगल में क्या बोलते हैं, इक्विट एंगल में सारे जो त्रिभुज के जितने भी कोण है वो 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे चतुर्भुज। अब आई होप, मैं समझता हूं कि चतुर्भुज को अगले लेक्चर में कवर करेंगे और चतुर्भुज के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है हमारा चतुर्भुज, ठीक है। और इसके बाद ज्योमेट्रिक फिगर कंप्लीट होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि पीछे के जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं ज्योमेट्रिक फिगर का, आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम टेस्ट लेने वाले हैं। तो रिवीजन कर लेंगे, इसके बाद टेस्ट हो जाएगा, जिससे आपका इस चैप्टर पे बहुत अच्छा पकड़ हो जाएंगे, ठीक है। बार बार रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, समय दीजिए, थोड़ा बहुत निकालिए। और मैं जानता हूं कि आप लोग थोड़ा सीरियस हैं, मैथ, रीजनिंग, डीआरडीओ, बार बहुत सारी भर्ती आई हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। फिर भी थोड़ा बहुत अगर समय मिलता है तो निकाल कर इसको नोट्स बनाते जाएंगे। आपके काम का बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं। थैंक यू सो मच।